नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, कल बीपीएससी टीआरई 3.0 टीजीटी का यहाँ पे आंसर की जारी कर दिया गया, जिसके बाद से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पर विवाद हुए। मोस्टली 3-4 क्वेश्चंस हमको मिले जिन पर ज्यादा डाउट है बच्चों को, तो उन्हीं के बारे में विस्तृत में बात करूंगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखता हूं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आपके आंसर हो सकते हैं। जैसा कि आप पहला यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। तो यहाँ पे तीन बातें हैं, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। यहाँ पे आपके आयोग के द्वारा रास बिहारी बोस को आंसर माना गया है। लेकिन यहाँ पे जो पहली बात है, जो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात से एक चीज समझ लीजिए, संगठित करने में और गठन करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो मुझे लग रहा है कि बीपीएससी ने जिस आधार पे बताया है, मैं वही आधार आपको बता रहा हूँ। राजा महेंद्र प्रताप की जब हम बात करते हैं, तो राजा महेंद्र प्रताप ने 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो ये काबुल में, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां पे इन्होंने 1 दिसंबर 1915 को गठन किया था। अब आप 1915 में समझ लीजिए कि 1914 से लेके 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वार था। तो इस समय की स्थिति क्या थी भारत में, जिसको देखते हुए इन्होंने भारत के बाहर जो है यहाँ पे एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। नंबर एक चीज यहाँ पे ये हो गया। नंबर सेकंड बात, कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैं बता दूं कि जब आप इनके आईएनए की बात करते हैं, जब आप इनके आईएनए की बात करते हैं, तो आईएनए पहले क्या था, इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। जो आईएनए का फॉर्म आया है वो 1942 में, आईएनए 1943 में जाके बना। लेकिन 1942 में ही जो है यहाँ पे आपके जो रास बिहारी बोस जी थे, तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा यहाँ पे आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। एक चीज ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना यहाँ पे की गई, और उसके बाद आपका आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, जिसे आप आईएनए भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसी का यहाँ पे एक आर्मी विंग था जो है आईएनए। तो इससे जो है आप यहाँ पे देख लीजिए कि 1900 जब 42 में इसकी स्थापना की गई, और बाद में जो है फिर इसके अध्यक्ष को, आईएनए के अध्यक्ष को जो है आजाद जी को यहाँ पे बना दिया गया। तो यहाँ पे तीन डाउट्स आपके जो बन रहे थे कि राजा महेंद्र प्रताप होगा, रास बिहारी बोस होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। जब यहाँ पे संगठित करने की बात आती है, तो जो रास बिहारी बोस हैं, ये काफी समय से जो है वहां पे थे। देश के बाहर रहते हुए इन्होंने काफी ज्यादा सेनाओं को संगठित करने का प्रयास किया था, इसमें नो डाउट है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, रास बिहारी बोस ऑप्शन इन्होंने इसी हिसाब से माना होगा कि यहाँ पे चूंकि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है यहाँ पे पहले बना दी गई थी 1942 में। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसकी शाखा के रूप में जो है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शाखा के रूप में किया गया था। इसलिए यहाँ पे जो है रास बिहारी बोस ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये मेरा अनुमान है कि मुझे ऐसा लगता है, जो बीपीएससी ने यहाँ पे ऑप्शन आपका सही किया है, तो इसी आधार पे किया होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जितने लोग यहाँ पे ए कह रहे हैं और सी कह रहे हैं, मैं उनसे बता दूं कि यहाँ पे आपको बहुत अधिक मतलब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। क्योंकि अगर बहुत अधिक ऑप्शन, जब गठन की बात आ जाएगी, तो फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह वाला ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कदापि जितने भी लोग समझ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो मैंने इसका विस्तृत डिस्क्रिप्शन दिया आपको, डिस्क्राइब किया विस्तृत कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांस है, और कब कब किन किन चीजों का यहाँ पे गठन हुआ था। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर कोई भी विवाद आपका उत्पन्न हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पे एनसीईआरटी का ही साक्ष्य प्रस्तुत करिएगा। एनसीईआरटी के अलावा यहाँ पे आप बिल्कुल साक्ष्य मत प्रस्तुत करिएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। इस पे भी बहुत अधिक डाउट्स जो है बच्चों को
उत्पन्न हुए हैं और ये संभवतः डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बताते हैं आपको। देखिए क्या है कि यहाँ पे जब पहले पूरा जो हमारा भाग था, जो हमारा लैंड एरिया आपको दिखता है, वो यहाँ पे सिमटा हुआ था दक्षिण में पूरा अंटार्कटिका के पास सभी पूरा सिमटा था, जिसे हम क्या बोलते थे, पेंजिया। फिर पेंजिया था, और जो ये जल भाग था इसे पैंथालासा बोला जाता था। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, हमारे जो भी यहाँ पे पूरा अर्थ था उसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, जो उसके जो है यहाँ पे भाग थे। जो ठोस दृढ़ आपको भूमि दिख रही है, ये पैंजिया कहलाता था। और ये जो जल वाला भाग था इसे पैंथालासा कहते थे। बाद में क्या हुआ कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कार्बोनीफेरस। तो कार्बोनीफेरस काल में इनके अंतर्गत मतलब भ्रंश उत्पन्न हुआ, मतलब ये टूटे, एक दूसरे से अलग हुए। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे अलग होने के बाद ये फिर मूलतः दो भागों में ये बट गए। तो मूलतः जो दो भागों में बटे, तो यहाँ पे पहला भाग जो बना वो था, नीचे वाला जो भाग था वो था गोंडवाना लैंड, जो आपके ऑप्शन में दिया है। और सेकंड जो भाग था, वो पहला भाग था वो था लारेंसिया, या जिसे आप अंगारा लैंड भी बोलते हैं। तो अंगारा लैंड या लारेंसिया ये हो गया पहला भाग, दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड। अब लारेंसिया से आप समझिए कि आपका जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, उसके बाद यूरोप हो गया, फिर उसके बाद जो एशिया का कुछ भाग था ये जो है यहाँ पे अलग होके भूमि बने, जो भी आज आपको यहाँ पे महाद्वीप दिख रहे हैं। गोंडवाना लैंड से बेसिकली आपका जो है यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत, एक चीज समझ लीजिए, पूरा भारत नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत है, यहीं पे सब कुछ सार आपका छिपा है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, उसके बाद यहाँ पे आपका अफ्रीका है। तो मैं बता दूं कि अफ्रीका है, उसके बाद आप यहाँ पे मेडागास्कर भी देखेंगे, तो सभी ये गोंडवाना लैंड के भाग थे, जो कि आप ट्रियासिक जुरैसिक तक देखेंगे तो यहाँ पे इनमें फिर जो है टूटकर ये इतने भागों में बढ़ गए। अब मैं बता दूं भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक भाग था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो इनको सही करना था, मूलतः अगर लेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप जब आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा भारत का एरिया आ जाएगा। और पूरा भारत का एरिया जब आएगा तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि गोंडवाना लैंड का तो सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत ही भाग था, उसके अलावा ऊपर वाला भाग तो था ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे गोंडवाना लैंड जो है ऑप्शन यहाँ पे नहीं सही होता। अगर ये ऑप्शन सही कर सकते थे तो यहाँ पे चूंकि पेंजिया पहले का ही पूरा लैंड था, तो पेंजिया ऑप्शन पे जा सकते थे, लेकिन इन्होंने बड़े ही चालाकी से यहाँ पे क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया। और अब ये आखिर में किस लिए किए हैं, ये तो उन्हीं से पूछना होगा कि आपने क्वेश्चंस को क्यों डिलीट किया। लेकिन जो भी है भारत, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जितने लोगों को ना पता हो मैं बता दूं कि जब आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पे आपका बांग्लादेश भी आएगा, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी लगभग आ जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप इतने बड़े क्षेत्र को कहा जाता है। मतलब आप समझ लीजिए महाद्वीप बहुत बड़ा हो गया, उपमहाद्वीप मतलब जो यहाँ पे उसका बहुत कुछ होता है, पर्वत पठार है, यहाँ पे जल का घिरा भाग है समुद्र का। तो इस हिसाब से यहाँ पे इस क्वेश्चंस को ये डिलीट किए हैं, लेकिन क्यों किए इस पे आप चैलेंज करिएगा। संभवतः 9 या 10th के एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ पे सही होगा। गोंडवाना लैंड तो बिल्कुल मत सही होगा, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड की बात जब आप करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि इसके ऊपर वाला भाग तो अंगारा लैंड का था। और फिर जो है आपको पता है कि यहाँ पे दो प्लेटें जब आके मिली उसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इन सभी चीजों से अगर प्रायद्वीपीय भारत ही सिर्फ जो है यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे भाग था, जो हमारा आज का भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। तो इसमें अगर आप करना चाहेंगे तो कर दीजिएगा, इसमें भी अगर आप करना चाहेंगे तो कर दीजिएगा जो है। लेकिन फिर वही चीज है कि आयोग क्या मानता है, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं। देखिए भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वह नो डाउट एकदम मान लीजिए कि केटू है। केटू के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता है। केटू सबसे ऊंची श्रेणी है भारत की, और केटू हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है ये। तो काराकोरम आपको पता होगा कि भारत में सबसे नॉर्थ में है, फिर उसके बाद लद्दाख, जास्कर, इस प्रकार से चीजें हैं। तो ये पहली बात से हिमालय का हिस्सा नहीं, ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। और ये भारत की सबसे ऊंची श्रेणी यही है क्योंकि ये पीओके में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर।
और हम भारतीय होने के नाते पीओके को अपना हिस्सा मानते हैं, इसलिए ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। कंचनजंगा वाले जितने भी लोग हैं, कंचनजंगा आपका तब सही होता जब ये कहा होता कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में। भारत में हिमालय की जब सबसे ऊंची चोटी पूछता तब आपका कंचनजंगा होता। यहाँ पे कहीं भी हिमालय नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा। इसको लेकर कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे चूंकि तो यहाँ पे इतना होता है, तो इसको यहाँ पे इस प्रकार देखिए, यहाँ पे पूरे पूरे 60 को 10 मान लिया जाता है, फिर उसका आधा 5 हो जाता है। तो ये कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप देखेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्व में भारतीय मानक समय रेखा है, जो 5 राज्यों से यहाँ पे होके जाती है। ये चीजें भी है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश और किन किन से यहाँ पे जाती है, आंध्र प्रदेश वगैरह, उड़ीसा से। तो ये यहाँ पे आपके हो गए डाउट वाले। अगर किसी क्वेश्चंस में और डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आप अगर चैलेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल चैलेंज करिए, सारे क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे अगर बढ़ाएंगे तो नंबर यहाँ पे उम्मीद आप रख सकते हैं। और इसको तो डिलीट कर दिए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, डिलीट के आप क्या क्या ऑब्जेक्शन करेंगे वहां पे। तो बस इतना ही था मेरी तरफ से। और किसी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को फिर क्लियर कर दूंगा।